हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडलेस लर्निंग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स जो कि डीएसएसबी टीसीटी मैथ्स के लिए है। ठीक है। और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स वाला। और आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है कि जैसे कि मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होता है, डेरोगेटरी मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स क्या होती है, और कुछ रिजल्ट्स रिलेटेड होंगे मिनिमल पॉलिनोमियल से, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से भी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से वीडियो को एंड तक देखना और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें मिलेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इस तरह से है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रिजल्ट्स को रिकॉल कर लेना चाहिए जो कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक है। जैसे कि ये वाला रिजल्ट था कि रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम क्या होती है। ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि जो रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम थी इसमें मैंने एक रिलेशन बताया था ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी में। किसी भी आइगन वैल्यू की क्या होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है और एक अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है। और इनमें एक रिलेशन था। क्या रिलेशन था? वो ये था कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है जो किसी भी आइगन वैल्यू की, वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकती अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी से। ठीक है। तो इसको एक बार मैं राइट भी कर देती हूँ। इसमें ये था कि जैसे कि हमारे पास क्या होगी कि किसी भी आइगन वैल्यू की हमारे पास क्या होगी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी और वो कभी भी एक्सीड नहीं करेगी किससे, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को जीएम ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा विल बी लेस देन इक्वल टू द एम ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो ये माइंड में रखना है ये रिजल्ट एक बार आपको। ठीक है। उसके बाद एक ये भी बताया था मैंने रिजल्ट कि जो हमारे पास रैंक और नलिटी का जो सम होता है, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करते हैं और उसी मैट्रिक्स का अगर हम नलिटी भी फाइंड आउट करें, उन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आएगा, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो एक ये भी माइंड में रखना आपने, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस nullity of that matrix A will be equal to n। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। अब उसके बाद एक मैंने ये भी बताया था आइगन वैल्यू की जो फर्स्ट क्लास है उसमें एक रिलेशन बताया था कि जैसे कि किसी भी आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है तो वो किससे करते हैं। जैसे कि मैंने फाइंड करनी है जैसे जीएम ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा, कैसे बताया था कि हमने क्या कर देना है कि जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का एन, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है किसका, रैंक। रैंक को डिनोट करते हैं रो से, रैंक सब्ट्रैक्ट कर देना है इस मैट्रिक्स का ए माइनस में लैम्डा आई। ठीक है। तो फिर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड हो जाती है। और इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं इस रिजल्ट की हेल्प से जो ये वाला बताया यहाँ से, इसको हम क्या कर देंगे नलिटी की फॉर्म में भी लिख देंगे यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस में लैम्डा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि हम इन तीनों रिजल्ट का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो इन इन रिजल्ट को माइंड में रखना है आपने। ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया हमारे पास कि यहाँ बोला है कि हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान में रखना है कि ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और कितने ऑर्डर की है वो मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है। और उसने ये भी बोला है कि जो रैंक है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का वो कितना है, यहाँ पे 3 है। और क्या दिया यहाँ पे, नलिटी जो दी है यहाँ पे किसकी, ए माइनस में 2i मैट्रिक्स की, वो कितने दिए, 2 दिए। और उसके बाद डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास ए माइनस में 4i मैट्रिक्स को कितना दिया, 0 दिया। तो इसने बोला कि फाइंड आउट करो, एक तो मैट्रिक्स का ट्रेस बताओ क्या आएगा ए मैट्रिक्स का, उसके बाद ये बताओ कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा आई प्लस ए वाली मैट्रिक्स का, फिर बताना है कि डिटर्मिनेंट क्या आएगा ए माइनस आई से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका। और क्या बताना है हमें, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स की क्या क्या आइगन वैल्यूज आएंगे। ठीक है। तो हम इसको करते हैं, अब जो भी ये रिजल्ट बताए इनको यूज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे कि रैंक जो है मैट्रिक्स का कितना है, 3 है। ठीक है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। तो यहाँ से देखो कि ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का कितना है यहाँ पे,
ऑर्डर को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऐसे मत करना, ये ग्रुप थ्योरी में करते हैं हम। ठीक है, सिंपली ऐसे लिखेंगे कि ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो कितना है हमारे पास, 4 ऑर्डर के, यानी इस टाइप के मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है उसका जो ऑर्डर है वो 4 है और रैंक जो है वो 3 है, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो फुल रैंक नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लग गया कि जो ये मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि जो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो रहा हो तो हमें पता है उस टाइम इसकी एक आइगन वैल्यू क्या बनती है, 0 जो होती है इसकी एक आइगन वैल्यू बनेगी। तो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एक आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, रैंक की हेल्प से कौन सी आ गई, 0। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे पास ये दिया है यहाँ पे, इसका यूज करें कि नलिटी ऑफ ए माइनस में 2i का हम क्या करें, यूज करके भी यहाँ पे हम आइगन वैल्यू को बता सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि यहाँ जो है ये दिया हुआ है यहाँ पे क्या, a माइनस में 2i करके। ठीक है, जब भी मैंने जो लास्ट क्लास बताई थी आइगन वैल्यूज की, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, ये चीज फाइंड आउट करते हैं a माइनस में लैम्डा आई करके। ठीक है, तो ये चीज हम यूज करते हैं ना, तो यहाँ से हमें आइगन वैल्यूज का पता लग जाता है कि ये वाली इसकी आइगन वैल्यू है। तो यहाँ से हमें खुद ही दे दिया इसने कि जो a माइनस में 2i करके दे दिया, मतलब यहाँ से 2 इसकी आइगन वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे अब ये पता करना है हमने कि जो 2 आइगन वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है, यानी कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी है, यहाँ पे ये चीज हमें जाननी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 4 है, तो इसकी आइगन वैल्यू तो 4 आएंगी। हमें एक आइगन वैल्यू पता लग गई 4 है, तो सेकेंड अभी हमें पता लगी 2 है, बट अब ये नहीं पता कि 2 कितनी बारी आ रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, जो मैंने अब यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लिखवाया ना यहाँ पे, कि जीएम जो होती है किसी भी आइगन वैल्यू लैम्डा की, वो किसकी इक्वल होती है, नलिटी ऑफ द ए माइनस लैम्डा आई की इक्वल होती है। ठीक है, ये लिखवाया। अब इसका जो है आप यहाँ पे यूज करो। ठीक है, तो ये वाली इनक्वालिटी किस में चेंज हो जाएगी, अब देखना है इसको। अब जैसे मैं इस इनक्वालिटी का इसको चेंज करूं, इस इक्वेशन की हेल्प से इस इनक्वालिटी में चेंज करूं, तो ये किस में चेंज हो रही है, देखो जीएम ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए माइनस में लैम्डा है। तो यहाँ पे अब हम फिल कर देंगे तो हमारी ये इसमें चेंज हो जाएगी, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई लेस देन इक्वल टू ए एम ऑफ लैम्डा। तो यहाँ से ये बन जाएगा। तो अब हम इसका यूज करके बताएंगे कि जो 2 आइगन वैल्यू आई है वो कितनी बार आ रही है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखते हैं कि नलिटी ऑफ ए माइनस में 2i इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि नलिटी जो होती है ए माइनस 2i की कितनी गिवन है, 2 है। 2 इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। तो यहाँ से देखो कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से कंफर्म हो गया ना, इक्वालिटी का साइन तो है ना, कि am जो होगी हमारे पास 2 आइगन वैल्यू की वो कितनी आएगी, 2 आएगी या उससे ज्यादा आएगी, मिनिमम तो 2 आएगी। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो होगी आइगन वैल्यू 2 की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यानी कि हमारे पास एक आइगन वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी कौन सी आ रही है, 2। 2 जो आ रही है वो कितनी बार आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें 3 आइगन वैल्यू के बारे में पता लग गया। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे जो ये वाली चीज है, डिटर्मिनेंट दी है, इसकी हेल्प से भी हमें एक आइगन वैल्यू के बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली अब पता लग गया ना कि ऑर्डर 4 था तो इसकी 4 आइगन वैल्यू आनी थी। ठीक है, 3 हमें पता लग गई, अब एक की और जानकारी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें देखो इसने क्या दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस में 4i इक्वल टू 0। तो मैंने ये बताया था a माइनस में लैम्डा आई करके हमें आइगन वैल्यू के बारे में पता लगता है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि a माइनस में 4i का अगर डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, 4 भी इसकी क्या है, आइगन वैल्यू है। इस a मैट्रिक्स की 4 भी क्या है, आइगन वैल्यू है।
तो इसकी जो AM आएगी वो डेफिनेटली कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी कि एक बार ही रिपीट होगी ये वाली आइगन वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो है अब इस मैट्रिक्स ए के लिए सारी आइगन वैल्यूज के बारे में पता लग गया। तो यहाँ से हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का कि कौन कौन सी आइगन वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब हमें ये पता लग गया फोर्थ जो पार्ट है इसमें इसका आंसर क्या बन गया, हमारे पास 0 भी आइगन वैल्यू है, 2 भी, देन 2 देन 4। तो ये आइगन वैल्यूज हमें पता लग गई। अब इस पार्ट को करते हैं। इसमें बोला है कि ट्रेस बताओ मैट्रिक्स का क्या आएगा। तो ट्रेस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है कि सभी आइगन वैल्यूज का क्या कर दो, सम कर दो। जैसे जनरली हमारे पास λ1 λ2 अप टू सो ऑन, जैसे कि लैम्डा n आइगन वैल्यूज हैं, कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उनका सबका सम कर दो तो वो उसका क्या आ जाता है, ट्रेस आ जाता है। तो इस केस में हमारे पास ट्रेस कितना आएगा इस मैट्रिक्स का, इन सभी आइगन वैल्यूज का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास ट्रेस यहाँ पे 8 आ जाएगा इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड पे। इसमें बोला कि डिटर्मिनेंट बताओ कौन सी मैट्रिक्स का i प्लस ए का। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जैसे कि हमारे पास इस टाइप का पोलिनोमियल हो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो, x प्लस 1 टाइप का पोलिनोमियल हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम क्या करें, मैट्रिक्स फिल करते हैं, x की जगह a करते हैं फिल, a प्लस में i हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें जैसे कि इसमें आइगन वैल्यू a की जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगी, लैम्डा होगी। तो f ऑफ a की जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से f लैम्डा हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ है, रिकॉल कर लेना वहां से। तो यहाँ से मेरा मतलब ये है कहने का कि हमें अब आइगन वैल्यू कैसे पता लगेंगे, ए प्लस में आई मैट्रिक्स की। ठीक है, तो इसको भी अब करते हैं जैसे कि कैसे करना है। ठीक है, आपको पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है ऑलवेज कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। तो हमें पता है कि ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो तो 0, 2 और 2 4 ये हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी कितनी आएगी, वो भी तो 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यूज भी चारों की चारों क्या होंगी, 1 1 होंगी। तो हमें अब नीड है किसकी, आइगन वैल्यू किसकी, ए प्लस आई की। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी वो कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज का सम कर देंगे। ठीक है, इनको ऐसे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज आएंगी, तो 0 प्लस 1 1, ये आइगन वैल्यू 1, 2 प्लस 1 3, देन उसके बाद 2 प्लस 1 3, देन उसके बाद 4 प्लस 1 5। तो हमें जो है अब इसकी आइगन वैल्यूज की जानकारी होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, क्या आएगा, ए प्लस आई मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट आता है, ये चीज हमें अब बतानी है। तो इसके लिए भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें सारी आइगन वैल्यूज की क्या कर देनी होती है, प्रोडक्ट कर देनी होती है। अब यहाँ पे ए प्लस आई की जो आइगन वैल्यूज है वो हमारे पास कौन सी है, 1 3 और क्या है, 3 और 5 ये हैं। तो इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 45। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना हमारा कितना बन गया, यहाँ पे 45 बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से ही करना है। ऐसे ही अब ये थर्ड पार्ट करते हैं हम। अब हमें नीड है किसकी, आइगन वैल्यूज की, ए माइनस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहले बताया कि आइगन वैल्यूज 1 1 आएंगी चारों के चारों। ठीक है, ए की हमें पता है 0 2 और 2 और 4 आएंगी। तो यहाँ से ए माइनस आई की आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, जस्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो फिर 1 4 माइनस 1 3। तो सबकी आइगन वैल्यू आ गई अब यहाँ पे। अब डिटर्मिनेंट ए माइनस आई का क्या आ जाएगा, इन सब आइगन वैल्यूज का क्या कर देना, आपस में प्रोडक्ट कर देना। तो क्या आ जाएगा, 1 फिर यहाँ पे 3। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, -3। तो इस टाइप से इसका भी आंसर क्या आ गया, यहाँ से -3 आ गया। और फोर्थ क्वेश्चन का बता ही दिया था कि कौन सी आइगन वैल्यूज हैं, ये चारों के चारों आइगन वैल्यूज हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप बना होगा, उसमें आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, वहां पे मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिया है इस क्वेश्चन में, जो लास्ट मैंने रिजल्ट राइट करवाया उसी का ही हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन सा करवाया वो देखो। यहाँ पे ये रिजल्ट बताया मैंने कि नलिटी जो होती है, नलिटी ऑफ ए माइनस में लैम्डा आई इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ
लैम्डा, ये मैंने बताया। ठीक है, जो मैंने 3 बताए थे ना, एक तो रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम और एक सिल्वेस्टर लॉ, इन दोनों का यूज करके ये वाला रिजल्ट जो है डिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इसको ही आपने माइंड में रखना है एक बार। अब यहाँ पे इसी का ही हम यूज करेंगे। देखो, इसको देखते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि a माइनस में 3i से हमें क्या पता लग रहा है कि 3 जो होगी इस a मैट्रिक्स की क्या होगी, एक आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ से एक 2 जो होगी वो भी क्या होगी, इस मैट्रिक्स की क्या होगी, a की आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, और ध्यान रहे कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर कितना है, 5 है। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, 5 होंगी। और यहाँ पे इसने बोला भी है कि क्या फाइंड आउट करना है हमने, कि डिटर्मिनेंट बताना है कि a माइनस में i का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसको निकालने से पहले डिटर्मिनेंट को हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि a की आइगन वैल्यू क्या है। आइडेंटिटी की तो हमें पता होती है कि 1 1 होती है ऑलवेज। तो यहाँ से हमारा काम है कि पहले हम a की आइगन वैल्यूज के बारे में पता करें, कितनी आ रही हैं और कौन कौन सी आ रही हैं। तो हमें ये तो पता लग गया कि इसकी आइगन वैल्यू एक तो 3 आएगी, एक 2 आएगी। ठीक है, अब हमें जानना है कि इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 की, और 2 की मल्टीप्लिसिटी कितनी है। वो हमें किससे पता लगेगा, इस रिजल्ट्स की हेल्प से पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका यूज करो कि नलिटी ऑफ a माइनस 3i लेस देन इक्वल टू क्या होगा, am ऑफ आइगन वैल्यू 3। तो ये चीज हमें दी हुई है, कितनी है इसकी, यहाँ से 2 दी हुई है। ठीक है, am ऑफ 3। तो यहाँ से ये पता लग गया कि जो 3 आइगन वैल्यू है उसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो मैक्सिमम तो कुछ भी जाएगी ना, तो मिनिमम हमें पता लग गया। तो मतलब ये जो 3 आइगन वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट होगी, 2 बार होगी। यानी 3 जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो ये आइगन वैल्यू पता लगी हमें कितनी बार आ रही है। अब उसके बाद चलते हैं हम, नलिटी कौन सी, नलिटी ऑफ a माइनस में 2 आएगी। ठीक है, इसके बारे में पता करना, ये किससे लेस आएगा, am ऑफ 2। ठीक है, और हमें जो है नलिटी जो दी हुई है इस मैट्रिक्स की कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, दी हुई है ना यहाँ पे 3। तो यहाँ से ये आइडिया हो गया कि 3 इज लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि जो 2 आइगन वैल्यू है उसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो मिनिमम कितनी है, यहाँ पे 3 है, मैक्सिमम कहीं भी जाएगी। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि जो 2 आइगन वैल्यू है वो कितनी बार आएगी, 3 बार आएगी। ठीक है, मतलब 3 टाइम रिपीट होगी। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज के बारे में पता चल गया कि कौन कौन सी आ रही हैं, 3 और 2 आ रही है, और उनकी मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी पता लग गया। तो हमारे पास आइगन वैल्यूज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे। तो अब हम क्या है इसके बारे में बता सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस में आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हम बता देंगे। ठीक है, अब हमें जो है आइगन वैल्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। तो अब हमें ये बताना है कि a माइनस में i का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो अब हमें इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। यहाँ से देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आएंगी 5 होंगी। ठीक है, और पांचों की क्या आएंगी, 1 1 आएंगी यहाँ पे। तो a माइनस में i की आइगन वैल्यू क्या होंगी, इनका डिफरेंस कर दो, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1। ठीक है, इस टाइप से जो आइगन वैल्यू बन जाएंगी वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, 2 2 और फिर 1 और 1 और 1। तो यहाँ से अब डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इन आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कर देना है हमें। तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट, 4 आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था हमें। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जैसे ये रिजल्ट है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ए और बी जो हैं दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर भी सेम है। यहाँ पे ए बी जो एक मैट्रिक्स फॉर्म होएगी। ठीक है, ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर और बी और ए की मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स फॉर्म होएगी, इनकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। ध्यान रखना है, क्या होंगी, इनकी आइगन वैल्यू सेम होंगी। वैसे जनरली हम ये देखते हैं ना कि ए बी की प्रोडक्ट करते हैं और बी ए की प्रोडक्ट करते हैं, ये कभी ना कम्यूट नहीं करते, मतलब ये सेम नहीं आती इनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है। बट इनकी जो आइगन वैल्यू हैं वो सेम आती हैं। ठीक है,
अब इसी रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। इसमें क्या दिया है कि ए और बी जो है दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर कितना है 3 है यहाँ पे। और ए बी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कौन कौन सी दी है यहाँ पे 2, 3 और 4। देन उसके बाद बताना है हमें कि बी ए मल्टीप्लाई बी ए माइनस में आइडेंटिटी ये एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, इसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो हमें यहाँ पे ये पता है कि ए बी आइगन वैल्यू, ए बी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो कौन सी है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए बी आर 2, 3 और 4 ये हैं। तो अब अबव वाले रिजल्ट का यूज करके बी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी क्या बन जाएंगे यहाँ से, यही सेम 2, 3 और 4। अब हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है बी ए मल्टीप्लाई बी ए माइनस आइडेंटिटी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो इसके लिए हमें पहले इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम ये लिख सकते हैं बी ए कितनी बार है, 2 बार है, तो उसका होल स्क्वायर कर दिया माइनस में आइडेंटिटी, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो हमें यहाँ पे बी ए स्क्वायर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, जस्ट इनका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो फर्स्ट आइगन वैल्यू 4 इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, 4, 9 और 16 ये आइगन वैल्यूज आ जाएंगी बी स्क्वायर की। और हमें नीड है बी स्क्वायर माइनस में आइडेंटिटी, इसकी आइगन वैल्यूज की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होती है, 1 होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ 4 माइनस 1 कर देना है, एक तो ये आइगन वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट क्या बन जाएगी, 9 माइनस 1 कर देना है, देन उसके बाद 16 माइनस 1। तो हमारे पास जो बी ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी है, इसकी आइगन वैल्यू क्या बन जाएंगी, 3, 8 एंड 15 ये आइगन वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारा जो है क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, बी ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, इन तीनों की प्रोडक्ट कर देनी है। तो 3 इंटू 8 इंटू 15, तो हमारे पास इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 360। तो हमारे पास क्या बना इसका आंसर, 360 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना था। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है द केले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की, वो हमेशा क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। अब आपको ये याद होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। ठीक है, एक बार फिर से इसको यहाँ पे रिकॉल करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अगर हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस में लैम्डा आई करके एक क्या बनती है, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनती है। कौन सी बनती है, इसका नाम होता है करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर अगर हम क्या करें, इस मैट्रिक्स का क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, तो इसका नेम चेंज हो जाता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, और फिर अगर इस करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को, यानी जितना ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का n, उतने ऑर्डर का ये पॉलिनोमियल होगा। और अगर हम इस करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को इक्वल टू क्या कर दें, 0 कर दें, तो उसका नेम क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फर्क समझ आ गया होगा, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। जब ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो लैम्डा में आएगी। ठीक है, तो जो लैम्डा में आएगी इक्वेशन, उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, खुद मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इस थ्योरम का। तो इसका यूज हम किस में करेंगे, क्वेश्चंस में करेंगे, वहां पे ज्यादा ये क्लियरली समझ आएगा। बस एक बार आप इसकी स्टेटमेंट को माइंड में रखना कि क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, एक नोट है उसको करते हैं। देखो, इस नोट में क्या दिया है हमें कि हमारे पास जो भी करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल आता है किसी मैट्रिक्स ए का, ठीक है, अगर उसमें क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इन द सेंस कि
हमारे पास उसके साथ जैसे कोई आइडेंटिटी जैसे इस टाइप से लिखा हो, मैंने लिख दिया सी एक्स लिख दिया या लैम्डा लिख दिया, यहाँ पे लैम्डा लिख दिया, जैसे कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। क्या आ गया? किसी भी मैट्रिक्स का ये है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने जनरली वैसे एक एग्जांपल उठा लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है ना, यहाँ पे 1। ठीक है, अगर किसी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो किसके इक्वल होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, जो भी ए मैट्रिक्स, जैसे कि ए मैट्रिक्स थी, उसके लिए हमने ये करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनाया है इसकी हेल्प से, ऐसा करके। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म हुआ। तो इस मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट देखना हो डायरेक्टली पॉलिनोमियल की हेल्प से, वहां पे जस्ट आपको क्या देखना है, इस कांस्टेंट टर्म को देख लेना है। ठीक है, और आपको देखो इसी से एक और चीज पता लग जाएगी, अगर कांस्टेंट टर्म वहां पे है पॉलिनोमियल में, ठीक है, नॉन जीरो है, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी हो जाएगी? इनवर्टिबल हो जाएगी, कि उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया, तो मैट्रिक्स भी क्या हो जाती है? इनवर्टिबल हो जाती है। अगर हमारे पास वहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली बोल देंगे कि वो जो मैट्रिक्स है हमारी इनवर्टिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ आया होगा नोट। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, उसमें कांस्टेंट टर्म रिप्रेजेंट की गई है, तो मतलब कि वो उसका डिटर्मिनेंट बता रही है। ठीक है, इसमें ये बताना था। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, एक ए मैट्रिक्स दिया जिसका ये ऑर्डर 3 है, उसके बाद एक रिलेशन दे दिया ए इनवर्स और बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दी। यहाँ पे जो अननोन्स हैं ए बी सी, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अब तक सीखा है आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और उसी का ही हम यूज करेंगे। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या आएंगी, डायरेक्टली बता दो अब यहाँ से क्या होंगी। जैसे कि मैंने इसमें एक ट्रिक बताई थी कि अगर हमारे पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायरेक्ट उसकी आइगन वैल्यूज हम देखते ही बता सकते हैं उसकी आइगन वैल्यूज कहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं, डायगोनल पे होती हैं। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू तीनों कौन कौन सी होंगी, डायगोनल वाली एंट्रीज 1 2 और -1। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज होगी ए मैट्रिक्स की। अब हमें यहाँ पे नीड होगी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, क्योंकि यहाँ ए इनवर्स भी है ना, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या आ रही है, जस्ट इनका रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, 1/2, और -1 का भी -1 आ जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये आइगन वैल्यूज हो गई यहाँ पे ए इनवर्स की। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो इस इक्वेशन में हम यूज करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट यूज करते हैं यहाँ पे ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज और ए की, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे कि हमने पुट किया, इन दो आइगन वैल्यूज का यूज किया हमने इसके अंदर। ठीक है, आइडेंटिटी की आपको पता है आइगन वैल्यूज तीनों की तीनों क्या आएंगे, 1 1 1, वो भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का हम यूज करते हैं। फर्स्ट हम आइगन वैल्यू यूज करते हैं 1 1 1, यहाँ पे पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे 1 1 रख देना। ए इनवर्स की जगह भी 1, आइडेंटिटी की जगह भी 1, ए की जगह भी 1, ए का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये भी कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएंगी, जस्ट आपने इसका स्क्वायर कर देते हैं इनके आइगन वैल्यूज का। 1 का स्क्वायर 1, 4 और -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गई। अब सेकेंड आइगन वैल्यू हम यूज करते हैं 2 ए की, तो ए इनवर्स की 1/2 और आइगन वैल्यू आइडेंटिटी की 1, और ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू नेक्स्ट क्या यूज करेंगे, 4। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 इंटू 1/2, ठीक है, ए इंटू में 1, बी इंटू में 2 और देन सी इंटू में 4। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नेक्स्ट क्या बनेगी, 4 2b 4c, तो ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी टाइप से हम थर्ड, ये जो आइगन वैल्यू -1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू भी -1 आई है और आइडेंटिटी की भी 1 है और ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू भी क्या है, 1 है। इन चारों का यूज इस इक्वेशन में करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन किस में बन जाएगी, 8 इंटू में -1, ए इंटू में 1, बी इंटू में -1 और देन सी इंटू में 1। तो यहाँ से ये इक्वेशन रिड्यूस होगी, -8
ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ए बी सी में। और इसको आपने सोल्व करना है। आपने 10th क्लास में सीखा होता है ये मेथड, एलिमिनेशन मेथड कर लो या फिर सब्सटीट्यूशन मेथड। ठीक है, इनका यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको नेम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, देन इसको सेकंड इक्वेशन, देन इसको थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से एक को रिमूव कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 4, देन उसके बाद यहाँ पे माइनस बी और माइनस में 3c, एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, और a माइनस ए 0, 2b माइनस में b, यहाँ पे हो जाएगा 3b देन 3c। अब ये इक्वेशन न्यू, इनका नेम दे देते हैं 4 एंड 5। ओके, अब यहाँ ये आ गया। अब इन दोनों का यूज करके हम b और c को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से किसको एलिमिनेट कर देते हैं, c को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, 4 + 5। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी 16, और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास b कितना बन गया 8। अब यहाँ से 8 को यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फोर्थ और फिफ्थ में, तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की आ जाएगी। तो जैसे हम करते हैं यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में करते हैं b की वैल्यू 4 = -8 माइनस में 3c। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं, ये किसकी इक्वल आ जाएगा 12 माइनस में 3c, देन इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस में 4। तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। अब किसकी रहेगी हमारे पास, c की। अब a और b की जो वैल्यूज हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें पुट करेंगे तो 8 = यहाँ से क्या आ जाएगा a + 8 - 4। तो जब हम यहाँ से 8 से 8 गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 4 आ जाएगी। तो इस टाइप से हमने किनके वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, जो भी इसने अननोन बताए थे ए बी सी। तो हमारे पास ये ट्रिपलेट जो होगा वो क्या बन जाएगा 4, 8 एंड -4। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना था। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देखना, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हमारे पास एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर कितना n है। यहाँ पे एक हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है fx। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स ए का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल कब होगा, अगर हम इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स ए को सेटिस्फाई करा देंगे और ये क्या बन के आ जाए, नल मैट्रिक्स बन के आ जाए। तो इस पॉलिनोमियल को हम नेम दे देते हैं एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब इसमें जो है एग्जाम्पल है कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता है। और अगर हमारे पास कोई करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, उसकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी अदर पॉलिनोमियल से, तो वो भी क्या होता है, हमेशा एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनता है अपनी मैट्रिक्स के लिए। जैसे क्यों बनता है ये, अब मैंने आपको बताया था कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, उसके अंदर मैट्रिक्स को अगर हम पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई कर देता है, किसकी हेल्प से, कैले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से सेटिस्फाई कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल की किसी भी पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट करें तो वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनता है। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल उठा लिया जिसमें कि है cx रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को और fx अदर पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स पुट करती हूँ सी ऑफ ए एफ ऑफ ए। ठीक है, अब मुझे ये कैले हैमिल्टन थ्योरम से पता लगा कि ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ से 0 × में एफ ऑफ ए करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से नल। तो इस वजह से कहा कि करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का कोई भी मल्टीपल पॉलिनोमियल होगा उस टाइम वो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो ये बताना था यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं ये नोट। इस नोट में क्या लिखा है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना n है,
उस केस में जो एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा ना मैट्रिक्स के लिए, उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, या तो n होगी या n से ज़्यादा होगी, n या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, कि एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो n या उससे ज़्यादा होती है हमेशा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है? बिकॉज मोनिक पोलिनोमियल की हेल्प से ही हम किसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन को। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मोनिक पोलिनोमियल होता क्या है। इसमें बस इतना याद रखना है कि कोई भी पोलिनोमियल है जिसके कि हमारे पास इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होना चाहिए ना, हाईएस्ट डिग्री वाला जो भी होगा, हाईएस्ट डिग्री जहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होगी, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स इज 1, नोन एज अ मोनिक पोलिनोमियल। जैसे अब ये पोलिनोमियल है, एग्जाम्पल के हेल्प से देखो, यहाँ पे ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 7 है हाईएस्ट। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, तो ये मोनिक है, यस। उसके बाद x की पावर 11 है, इसमें हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे 1 है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मोनिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये अदर एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल में, 4 है, बट इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 3 है, नॉन मतलब 1 नहीं है, तो इस वजह से क्या बोल देंगे, ये मोनिक पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5 है, बट इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1, तो इस वजह से ये भी क्या है, मोनिक पोलिनोमियल नहीं है। तो इस डेफिनेशन का यूज हम करने वाले हैं किसमें, मिनिमल पोलिनोमियल की डेफिनेशन को बताने में। ठीक है, तो आई होप ये मोनिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर होगी, आसान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अब देखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, हमें जैसे पता है कि कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसके लिए करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमने की, वैसे ही एक मिनिमल पोलिनोमियल भी होता है किसी भी मैट्रिक्स का। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो इसको करना क्यों जरूरी है मिनिमल पोलिनोमियल को, बिकॉज जब हम डायगोनलाइजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट करेंगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे इसका यूज़ जेसी फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी जेसी फॉर्म फाइंड आउट करनी हो तब भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बस एक डायगोनलाइजेबल वाला कॉन्सेप्ट है, उसके लिए इसको सीखना जरूरी है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें मोनिक पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। मोनिक नेम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होगा, तो उसको बोलेंगे मोनिक पोलिनोमियल। तो मिनिमल पोलिनोमियल में क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो पोलिनोमियल होना चाहिए मोनिक होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या होना चाहिए, लोएस्ट डिग्री का होना चाहिए, और वो जो पोलिनोमियल है अपनी जो मैट्रिक्स होगी उसको एनिहिलेट भी करना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंडीशन अगर कोई पोलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में उस पोलिनोमियल का नेम क्या बन जाता है, मिनिमल पोलिनोमियल बन जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं कि यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री या लीस्ट डिग्री का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स उठा ली, जैसे कि 0, यहाँ पे 1, यहाँ 0, ये वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, और इन केस मैंने ये वाला पोलिनोमियल ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर उठाया। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जैसे मैंने ए नेम दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए को फिल करती हूँ, एफ ऑफ ए स्क्वायर, अब जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा एफ ऑफ ए। तो ये जो पोलिनोमियल है इस मैट्रिक्स को एनिहिलेट भी कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल लूँ, इन केस एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, जब आप यहाँ पे भी ए फिल करोगे तो ये भी क्या आएगा, 0 बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ ये दो पोलिनोमियल लिए, एक मैंने लिया एक्स स्क्वायर और एक लिया मैंने एक्स क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये दोनों पोलिनोमियल ए को एनिहिलेट कर रहे हैं, मतलब एफ ऑफ ए इसके केस में भी 0 आ रहा है, एफ ऑफ ए इसके केस में भी क्या आ रहा है, 0 नहीं, नल मैट्रिक्स आ रहा है, ये ध्यान रखना, नल मैट्रिक्स आ रहा है दोनों के केस में, तो एनिहिलेट हो रहा है। बट अब इसमें एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है। अब इसमें कौन सा मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा इसके केस में, तो ध्यान से ये लोएस्ट डिग्री का है, तो ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल बनेगा, और ये मोनिक भी है बिकॉज इसमें हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है और उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ये इस मैट्रिक्स के लिए एक्स स्क्वायर जो होगा ये इसका मिनिमल पोलिनोमियल बन जाएगा, बिकॉज ये मोनिक है, लोएस्ट डिग्री है और मैट्रिक्स को एनिहिलेट्स भी कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करनी है, मतलब कि डेफिनेशन और ऐसे फाइंड आउट करना है।
ठीक है। अब ये वाला नोट ध्यान में रखो, इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका कि ऑर्डर एन है, उसका जब हम मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे ना, तो उसकी जो डिग्री आएगी ना मिनिमल पोलिनोमियल की, वो हमेशा क्या आएगी, जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का या तो उसके इक्वल आती है या उससे कम आती है। मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो कभी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, कम होगी या उसके इक्वल हो सकती है। सेकेंड नोट में क्या लिखा है कि अगर हमारे पास कोई मिनिमल पोलिनोमियल है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसकी हेल्प से, एम मैक्स की हेल्प से, ठीक है, डिनोट करेंगे। और अगर मिनिमल इक्वेशन बोल दे कि क्या होती है, बस एम एक्स को इक्वल टू 0 रख दो इस पोलिनोमियल को, तो ये क्या बन जाएगी, मिनिमल इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेरोगेटरी मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि डेरोगेटरी मैट्रिक्स और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो इसको देखने से पहले आपने क्या करना है कि मैट्रिक्स लेनी है स्क्वायर ऑर्डर की, उसका मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बस फिर उसकी क्या देखनी है, अपनी डिग्री देखनी है, ठीक है, डिग्री के ऊपर बेस है इसकी डेफिनेशन। और आपको पता है कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसका कुछ ऑर्डर होगा, मान लो जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर कितना एन है, और अगर जो मिनिमल पोलिनोमियल है उसकी जो डिग्री आ रही है वो ऑर्डर के इक्वल आ रही है, उस केस में उस मैट्रिक्स को क्या नेम दे देंगे, ए मैट्रिक्स को नेम दे देंगे नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अगर मिनिमल पोलिनोमियल की जो डिग्री है ऑर्डर के इक्वल आ रही है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स का नेम क्या दे देते हैं, नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। और इन केस अगर मिनिमल पोलिनोमियल की जो डिग्री है ऑर्डर से कम आ रही है, लेस देन एन आ रही है, तो उस केस में जो मैट्रिक्स का नेम बन जाता है वो क्या बन जाता है, डेरोगेटरी मैट्रिक्स बन जाता है। अब जैसे इसको याद करना हो ट्रिकी वे में तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कि जो ऑर्डर और डिग्री सेम आ रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहा यहाँ पे, मतलब मिनिमल पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिक्रीज नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे, नॉन डैरो, नॉन डिक्रीज यानी कि नॉन डैरो ऐसे समझना है। अगर डिक्रीज हो रही है डिग्री एन से मतलब कम आ रही है, ऑर्डर से कम आ रही है, तो उस केस में डैरो मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्री डेरोगेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इस टाइप में आपको ये याद रखना है। तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको, ये डेफिनेशन डेरोगेटरी, नॉन डेरोगेटरी, मिनिमल पोलिनोमियल, एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल, ठीक है। तो आज मैंने ये सब करवाया, और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, और कुछ मिनिमल पॉलिनॉमियल के ऊपर बेस्ड रिजल्ट्स हैं उनको करेंगे। फिर उसके बाद डायगोनलाइजेबल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे वेक्टर स्पेस वाला टॉपिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ आया हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।